हेलो एवरीवन, आई एम आर के ओझा और वंस अगेन आप राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और फिर एक बार मैं 15 क्वेश्चन का सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल से एनालिसिस करने के लिए। और आपके लिए 20 अगस्त 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन और साथ ही एनालिटिकल क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और यह भी कुछ इंफॉर्मेशन देंगे कि आपकी अभी तैयारी कैसी है और क्या करना है। तो सीधे हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और भी बातें करेंगे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। जैसे आप देखेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। आप देखिएगा यहाँ पर किस तरह प्रवृत्त होगा। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है पूर्व परंपरागत। आप सब जानते हो जैसे कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत 3 अवस्था बच्चों के लिए बताई है। अब यहां पर स्पष्ट है पूर्व परंपरागत मतलब प्री ट्रेडिशन या क्लासिकल एज के पहले कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति यहां पर बालक होना चाहिए था और किस तरह प्रवृत्त होगा। हम देखते हैं यहां पर अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक। अब कहेंगे यहां पर अगर कोई 7 साल का बच्चा है, यहां पर व्यक्ति दिया गया है 7 साल का बच्चा है, अगर इस उम्र में पारिवारिक जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है उस पर तो होगा नहीं, ये यहां पर नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत मूल्य के संबंध में भी पूर्व परंपरागत स्तर पर कोई भी बच्चा नहीं सोच सकता है, कोहलबर्ग ने ही जैसा कि बताया है। और अब अगर हम देखेंगे व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छा, ये थोड़ा सा हो सकता है कि बच्चा जो होता है अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छा के बारे में ही सोचता है और करता है। लेकिन अगर बात करें हम कोहलबर्ग की, चूंकि प्रश्न क्या है कोहलबर्ग के अनुसार, तो यहां पर स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कोहलबर्ग के अनुसार अगर हम कहेंगे तो इस अवस्था में संभावित दंड, कोई बालक किसी काम को करता नहीं है या करता है उसके पीछे पूर्व परंपरागत स्तर पर उसे यह अनुभव होता है कि इस काम को करने से दंड मिलेगा या इस काम को करने से उसे थैंक्स मिलेगा, तो दंड के डर से, दंड के प्रवृत्त होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 का 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो देखिए अभी जैसे कि मैं बता रहा था आपके 2023 20 अगस्त को होने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके स्ट्रैटेजी शुरू से मैं कहते आ रहा हूं कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर फोकस करना है। मोर एंड मोर जितना हो सके सेट बनाइए प्रीवियस क्वेश्चन पर और आप फोकस करते रहिए, आपकी सफलता जरूर मिलेगी। उसके कंसेप्ट को, अवधारणा को समझिए और किस तरह के क्वेश्चन किस सेक्शन से, किस चैप्टर से, किस पार्ट से पूछे जाते हैं इस पर ध्यान रखिएगा, है ना। और 2023-20 के बाद जो दिसंबर का जो सेशन है उसके लिए हमारे संस्थान में 22 अगस्त से क्लासेज स्टार्ट होने वाले हैं। 22 अगस्त से फिर दिसंबर के लिए हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। CTET 2023 दिसंबर सेशन के लिए होगा, उसके लिए हम डिटेल में दूसरे वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन अगला है हमारा, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत हैं। आपको बता दें अभी अगर हम बात करते हैं वाइगोस्की के, वाइगोस्की से संबंधित बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप हमेशा इसे ध्यान रखिएगा। जो हम बताते हैं अन्योन क्रिया या अंतःक्रिया, वाइगोस्की इसके बारे में बहुत ज्यादा कह चुके हैं। अगला है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाता है। अब देखिएगा आकर्षक पुरस्कार के संबंध में वाइगोस्की ने कुछ ज्यादा नहीं कहा है, ना के बराबर। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकते हैं तब जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। वाइगोस्की का ये कथन बिल्कुल नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, यह वाइगोस्की ने नहीं कहा है। और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल फालतू किस्म का ये विकल्प है,
यानी कि वाइगोष्ठी से इसका कोई संबंध है ही नहीं। तो दो विकल्प यहां पर देखेंगे कि जो नहीं है, दो विकल्प में अगर देखेंगे आकर्षक पुरस्कार अंतःक्रिया सबसे ज्यादा संभावित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोष्ठी की अगर बात करते हैं तो आंसर हमारा ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में हम चलते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब यहां पर संज्ञानात्मक क्रिया की बात करते हैं। आप जीन पियाजे को पढ़े होंगे, अलग अलग स्टेज और अलग अलग उनके लिए एक्टिविटी, क्रिया और अभिक्रिया उन्होंने बताई है। अब कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक क्रिया जो दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए है ना, अगर हम कहते हैं बच्चा विभेदीकरण करता है, दो वस्तुओं में भेद करता है, दो वस्तु में अंतर करता है, और बच्चा एक तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से सजा सकता है या फिर अलग अलग वर्गीकृत करने में बच्चा संभव होता है, तो पियाजे ने इसको अलग अवस्था में बांट दिया है। अब हम यहाँ पर उसे संज्ञानात्मक विकास जिसको कहते हैं जीन पियाजे ने, अब कहते हैं कि वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना और वर्गीकृत करना। तो हम यहाँ पर दी गई सूचना विश्लेषण के लिए, तो विश्लेषण की अगर बात करें तो वर्णन करना क्या है, विश्लेषण करना का ही एक पार्ट हो गया, पहचान करना भी एक प्रारंभिक अवस्था हो गई, और फिर अंतर करना और वर्गीकृत करना, ये अगर कहेंगे तो ये प्रारंभिक के बाद दूसरी अवस्था का ये गतिविधि हो जाता है। वर्गीकृत बच्चा कब करेगा? जब वो अंतर स्थापित करेगा, भेद स्थापित करेगा और दो के बीच में जो अंतर को पहचानेगा, विश्लेषण वो कर पाएगा। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक क्रिया में अगर कह देते हैं विश्लेषण के लिए, तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपका सी होगा, ये नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहते हैं। हाँ, अब देखिए कि थोड़ा सा ये जो प्रश्न है ना, जीन पियाजे से थोड़ा सा आगे हट करके वाइगोस्की और कोहलबर्ग के चैप्टर से आगे निकलता है ना। इसके पहले हमने विकास पर आधारित, विकास डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया था। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलो, वाटसन, ये जो सीखने के लिए जो जिन्होंने अपना कंसेप्ट दिया है, उनसे क्वेश्चन कैसे आता है इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। आप ध्यान देखिएगा, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति भी शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? एक युक्ति, उपाय, तरीका, यहां पर प्रश्न में क्या कहा गया है, कौन सा तरीका सही होगा एक पीटी शिक्षक के द्वारा जो दिया जाएगा? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अभ्यास अधिक करवाना। यहां पर मुद्दा क्या है? क्षेत्र रक्षण में सुधार करना है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्र रक्षण में हमें सुधार करना है। थोड़ा सा बोर्ड ले लेते हैं पेन, मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। हाँ, तो क्षेत्र रक्षण में हमें सुधार करना है। इसके लिए कहा जा रहा है पहला विकल्प अभ्यास करेंगे। ठीक है, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अब ये बताना, देखिए बच्चों में सैद्धांतिक नहीं, हम व्यवहारिक प्रायोगिक गतिविधि करवाते हैं, तो ये बताने से कुछ फायदा नहीं होगा, इसको हम हटा देते हैं। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे को तर्क को स्पष्ट करना। अब फिर देखिए यहाँ पर सैद्धांतिक बातें आ गई, इसको भी हम हटा देते हैं। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। खुद गुरुजी फील्डिंग करेंगे और स्टूडेंट बैठ करके देखेंगे। अब अगर हम कहते हैं कि पहला और चौथा, आप ही लोग बताइए आंसर क्या होना चाहिए? करके सीखना। अगर इसके अनुसार भी देखेंगे तो विद्यार्थी को फील्डिंग करना है ना, उनके कोच जो है वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अभ्यास, थॉर्नडाइक की अगर बात मानते हैं, अभ्यास करेंगे। आंसर क्या होगा? ए होगा, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु क्या है? सहमत नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ध्यान रखिएगा। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? अगर हम कहते हैं कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, प्रतिक्रिया है, सहयोग की नैतिकता है और विश्व मांग नैतिकता है, तो बारी बारी से थोड़ा सा हम समझा देते हैं आप लोगों को।
जीन पियाजे के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम कहते हैं यहाँ पर सहपाठी विरोध, थोड़ा सा वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियम का संशोधन किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। नहीं, यहाँ पर अपरिपक्वता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अनुकूल शब्द का प्रयोग किया गया और बहुमत शब्द का प्रयोग किया गया, और तय करने के लिए तो ये परिपक्व विद्यार्थी है, इसलिए अपरिपक्वता की बात नहीं है। एक प्रतिक्रिया है, नहीं अरेंजमेंट है, व्यवस्था किया जा रहा है, तो इसके पहले उसके मित्र ने उस रिएक्शन तो दिया नहीं है या फिर अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो प्रतिक्रिया नहीं हो सकता है। विषमांग मतलब डिफरेंट मोरलिटी, नहीं डिफरेंट मोरलिटी नहीं है, सहयोग की नैतिकता है, ये सेल्फ ओपिनियन है, यानी कि रिया का ये सेल्फ ओपिनियन है, और इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो चाहती है कि मेजोरिटी जो है उसके अनुसार बहुमत बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों जो असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है का निर्माण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से, अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा उत्तर उसी समय मिलना प्रारंभ हो जाता है। बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करो, वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है? देखिए, फिर यहाँ पर कोहलबर्ग की बात आती है। औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्तन, और पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तिक और विनिमय। यहाँ पर हम यहाँ अगर कहेंगे कि किसी भी प्रकार किसी से सहायता नहीं लेनी है, अपना कार्य पूर्ण करना है, तो पर औपचारिक चरण, यहाँ पर एक पर औपचारिक चरण दिया जा रहा है सामाजिक संविदा के आधार पर। अब ये तय किया जा रहा है कि किसी किसे नहीं लेना है, तो हम कहेंगे पर औपचारिक, जो कि इसके विपरीत होता है, और उसके पहले है औपचारिक चरण, जो उसका फॉर्मल स्टेज होता है, जो कानून और व्यवस्था, यानी आप पढ़े होंगे लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि उस सिस्टम के अनुसार काम करना जो आपको निर्देश दिया गया है। और पूर्व औपचारिकरण दंड और परिवर्तन, यहाँ पर किसी भी प्रकार का दंड और उसके परिवर्तन की चर्चा नहीं की गई है, और इंडिविजुअल ओपिनियन की भी चर्चा नहीं की गई है। तो इस ख्याल से अगर हम कहते हैं औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था, तो ये सर्वाधिक उचित और सर्वाधिक सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? बहुत छोटा प्रश्न है, और ये छोटा प्रश्न थोड़ा डिलेमा में रखता है, लेकिन अगर प्रश्न पढ़ते समय अगर हम यहाँ पर एक इस शब्द पर ध्यान देते हैं तो उत्तर जरूर मिल जाता है। आप देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्टेज। अब किस स्टेज में बच्चे में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है? बच्चा स्वार्थी होता है। आप वाइगोस्की के बारे में पढ़े होंगे, उन्होंने कहा कि बच्चा सेल्फिश होता है, और बच्चा जब सेल्फिश होगा, स्वार्थी होगा, प्रारंभिक चरण में होगा, उसे पता होगा कि हमको किसी से मतलब है नहीं है, नैतिकता की अनुपस्थिति उसमें पाई जाती है। तो इस स्तर पर अगर हम कहते हैं कि उसका स्तर क्या होगा, तो तीसरा, चौथा और दूसरा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैतिकता की उपस्थिति उसमें दर्ज की जाती है। हम अगर कहते हैं तो हमारा आंसर सी होगा। इस स्तर पर बच्चे में किसी प्रकार की नैतिकता उपस्थित नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पियाजे के सिद्धांत क्या कहते हैं? व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, पूरी तरीके से जो सराउंडिंग्स होता है ना, सराउंडिंग्स होता है बालक का, जो परिवेश जिसे हम कहते हैं, वो प्रभावित करता है, जिसके अनुसार भाषा सम्मिलित होता है और उसकी एक्टिविटी सम्मिलित होती है। अब कहता है कि संज्ञानात्मक विकास को कौन सा व्यक्ति के प्रभावित नहीं करेगा? इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं करेगा? परिपक्वन, अगर बात करेंगे हम परिपक्वन, भाषा और क्रियावन ये सराउंडिंग्स के पार्ट होते हैं,
ये तो कर सकते हैं, दोनों को हमने हटा दिया और ये इसलिए करेंगे, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। अब परिपक्वन और मतलब यहाँ पर इससे मतलब होता है मैच्योरिटी, क्या मैच्योरिटी, परिपक्वता से। तो परिपक्वता तो प्रभावित करेगा ही, अगर अपरिपक्व है तो उसका संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान कुछ और होता है, परिपक्व है तो और होता है। तो निश्चित तौर पर सामाजिक अनुभव जो होगा ना वो यहाँ पर प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण मतलब कि वर्सेटाइल वेरियस टाइप्स, यहां पर क्या हो जाएगा, वेरियस कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से। अब देखिए यहाँ पर हम अगर मिसलेनियस की बात करते हैं और विविधता की बात करते हैं, वैविध्यपूर्ण मतलब डाइवर्सिटी होता है, तो आप हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जरूर पढ़े होंगे और जिनके बुद्धि के 8 प्रकार जिन्होंने बताया है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस चैप्टर का ये प्रश्न हो सकता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में शिक्षिका अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण नहीं हो सकता है, और यह नहीं हो सकता है हार्वर्ड गार्डनर का सर्वाधिक सटीक और उपयुक्त उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। यहां पर देखिए आप सोशलाइजेशन पढ़े होंगे, इसके पहले कोहलबर्ग और पियाजे और वाइगोस्की के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि परिवेश के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, और बच्चा जो समाज में सीखता है उसका सत्यापन विद्यालय में होता है। तो इसलिए विद्यालय का जो परिवेश होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर खेल का मैदान, विद्यालय का कक्षा का वातावरण, सभागार और घर, घर से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो यहाँ पर सत्यापित हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि सबसे बेहतर क्या है, सबसे बेहतर, ये सभी विकल्प इसमें सही है, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे मोर वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम क्या कहेंगे, एक यहाँ पर आ गया पर्यावरण, मतलब परिवेश, कहाँ का, विद्यालय और कक्षा का, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा, आंसर हमारा नेक्स्ट बी हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। अब देखिए मूर्त क्रियात्मक अवस्था आपके बारे में हम बताए होंगे, यहाँ पर मूर्त और अमूर्त स्पष्ट किया जा रहा है कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल हम कहेंगे सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया, संजीवात्मक चिंतन। हम कहते हैं कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सुरक्षित रखने की योग्यता, संरक्षण जो हम कहते हैं ना, संरक्षण यानी ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान का संरक्षण होता है, इससे होता है, लेकिन कब होता है, वो बच्चा मूर्त क्रियात्मक के बाद अगर हम कहेंगे काल्पनिक अवस्था में जाता है। दूसरा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, आप हमेशा ध्यान देखिए, जो प्रैक्टिकल वे में बच्चा जिसको जानता है, तो प्रैक्टिकल वे में कहां जानता है, यहां पर रहेगा तो, यानी मूर्त रहेगा तो, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वो कंक्रीट रहेगा, तो कंक्रीट अवस्था में ये होता है। तो यहां पर द्वितीय अवस्था वर्तुल प्रतिक्रिया, दैट मीन्स यहां पर भी वो हाइपोथेटिकल हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है, और यहां पर भी चिंतन में आता है। तो सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा आपका, निगमनात्मक तर्क हो जाएगा 11 का बी। आगे बढ़ते हैं, जिन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव, जिन्होंने कहा कि ज्ञान का निर्माण करता है बच्चा, और ज्ञान का निर्माण उसके परिस्थितियों से होता है, परिवेश से होता है, संज्ञानात्मक स्तर से होता है, और अन्योन क्रिया अंत क्रिया के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि संरचनावादी अधिगम को किस रूप में हम देखते हैं। अब प्रतिक्रियाओं का अनुबंध, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, ये तो आ गया, हम नहीं करेंगे। निष्क्रिय, देखिए कुछ वैसे शब्द हमारे प्रश्न में विकल्प के तौर पर आ जाते हैं जिनको हम देखते के साथ ही हटाते हैं। अगर विकल्प में से आप जो क्वेश्चन नहीं है उनको हटाते चलेंगे, छांटते चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप विकल्प के जो करीब है उनके पास पहुंच जाएंगे। सक्रिय विनियोग से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया और कौशलों का अर्जन, कौशलों का अर्जन इस प्रश्न से संबंधित नहीं होता है,
प्रक्रियाओं का अनुबंध भी संबंधित नहीं होता है। अब यहां पर कहेंगे सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण, यानी कि दैट मीन्स कंसेप्ट डेवलपमेंट। ये क्या है? लेव वाइगोस्की और पियाजे कंसेप्ट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। नैतिक तर्क, कोहलबर्ग फिर एक बार वर्णन को पहचानिए और क्या करना है। वर्णन क्या कहता है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो जाता है। अब देखिए यहां पर आता है कानून एवं सामाजिक समझौते की बात किया जाता है, इसको इग्नोर किया जाता है, इसको हम इग्नोर करते हैं। अब किससे संबंधित होता है? यहाँ पर सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और यांत्रिक है। यांत्रिक यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि अंतःकरण के स्वचयनिक नैतिक सिद्धांत, सेल्फ प्रोपेल्ड, अपने से जो कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम इथिकल और यूनिवर्सल आइडिया को हम नहीं मानते हैं, जो हमारे ऊपर थोपा गया है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये क्या कहता है यहाँ पर? अंतःकरण के स्वनैमिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना। अब सामाजिक अनुबंध अभिन्यास तो स्पष्ट किया जा रहा है कि सामाजिक समझौता से नहीं है, तो ये भी नहीं हो गया। अब हम यहाँ पे कहते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं तो एक डी नहीं हुआ, ए नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर मान करके चलते हैं सामाजिक क्रम व्यवस्था, सार्वभौमिक, ये भी नहीं होता है क्योंकि ये इसको मानता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास इसके आंसर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। अब पियाजे के द्वारा फिर एक प्रश्न देखिए, यहाँ पर पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से संबंधित क्वेश्चन हमने ज्यादा रखा है। आप खुद अगर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं तो स्पष्ट होगा कि क्वेश्चन के प्रारूप क्या होते हैं। निश्चित तौर पर 5 से 7 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कहा जा रहा है वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्क्रीट यानी मूर्त रूप में जो हम अवधारणा रखते हैं कब प्राप्त होती है? तो मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, संवेदी गामक और पूर्ण परिचालन। पूर्ण परिचालन तो हो नहीं सकता है क्योंकि वस्तु के अस्थायित्व की हम बच्चे के सामने ये दिखाते हैं, बच्चा इसको मानता है, ये जानता है कि ये लिखने की वस्तु है, किताब देखता है उस पर हम कहते हैं ये पढ़ने की वस्तु है। बच्चा फैक्ट को रियलाइज करता है और सच्चाई इसके करीब जाता है। तो मूर्त परिचालन यानी कि वो ऑपरेटिव सिस्टम में होगा, ऑपरेटिव सिस्टम में होगा, इसके पहले भी वो उसको पहचानेगा, तो इसलिए हम इसको भी नहीं मानते हैं। औपचारिक परिचालन ये तो इससे भी आगे हो जाता है, यानी कि अब वो क्या करता है, वो फॉर्मल ऑपरेटिव हो जाता है, इसलिए भी हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन संवेदी गामक अवस्था में होगा तो पियाजे के विकास के चरण में हम यहाँ पर सही मानते हैं, यानी इस अवस्था में अस्थायित्व की अवधारणा को वो जान रहा है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में लिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला है बच्चों को सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदल जा सकता है। सांस्कृतिक आधार को जीन पियाजे भी मानते हैं, हम मानते हैं। वाइगोस्की तो इसे एकदम पूरी तरीके से मानते हैं, लेकिन जीन पियाजे भी मानते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार ये बात सही है। कौन सा है? ये बात सही है। लेकिन हम अगर कहेंगे वाइगोस्की और जीन पियाजे तो ज्यादा वाइगोस्की की तरफ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे का तर्क संज्ञानात्मक विकास के चरणों में आगे बढ़ने का निरंतर होता है, ये बात सही है, लेकिन ये जीन पियाजे के अनुसार नहीं होता है, गलत हो जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रभावित किए हैं। 5 स्पष्ट चरण नहीं, आप 4 स्पष्ट चरण पढ़े होंगे, इसलिए हम इसको भी नहीं मानते हैं। और किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। चरण स्थिर नहीं है, परिवर्तित होते हैं।
है ना। अब हम यहाँ पर कहेंगे कौन सा कथन सही है, तो सही है तो हमने 3 को गलत किया, ये सही होगा। तो 15 क्वेश्चन का अगले वीडियो में जब हम एक्सप्लेनेशन के लिए आएंगे, हो सकता है संभवतः कुछ प्रश्न ज्यादा होंगे, और जिन पियाजे कोहलबर्ग से मैंने 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया, और फिर हमको लगता है कि फ्राइडे के करीब में, फ्राइडे के पहले या फ्राइडे के दिन एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें और मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, और इस बीच से सब्जेक्ट का भी पेडागॉजी हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और किसी भी प्रकार की अगर समझने से लेकर के और रणनीति से लेकर के और किसी भी प्रकार की आपके 2023 से एग्जाम से संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो जरूर कमेंट पर लिखिएगा, और निश्चित तौर पर आप इससे लाभान्वित अगर होते हैं, कहीं भी बैठे हुए हो हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर इन प्रॉमिस के साथ और इन वादों के साथ कि फिर हम एक बार आपके साथ मुखातिब होंगे और मिलेंगे, लेस्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम, और है गुड नाइट, ओके बाय।